हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार वापस आपका आदर्श हिंदी विद्यालय में स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 10 का गणित विषय चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण सेशन 4 में 4.3 देखेंगे और समीकरण के मूलों के अस्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार के होते हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसे द्विघात समीकरण का व्यापक अर्थात प्रमाणित स्वरूप कहते हैं। इसके अंदर ए इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 लिया जाता है। बी और सी 0 हो सकते हैं। ए, बी और सी तीनों क्या है? एक वास्तविक संख्या है। चलिए हम इसके बीजों के इसके मूल के बारे में चर्चा करते हैं। इनके जो मूल होते हैं वह d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से ज्ञात किए जाते हैं। मतलब किस प्रकार की प्रकृति रखेंगे इसके मूल, उसकी चर्चा करेंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी आप पूछेंगे d क्या है, तो हम बताएंगे d का मतलब होता है विवेचक। विवेचक अर्थात होता है डिस्क्रिमिनेट। अब यदि मान लीजिए d इज ग्रेटर देन, d इज लेस देन एंड d इक्वल टू 0 आता है, तो इसके मूलों के अस्तित्व के बारे में हम लिखते हैं। यदि मान लीजिए d इज ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसके मूल वास्तविक तथा भिन्न मिलेंगे। वास्तविक रियल नंबर होंगे तथा अलग अलग होंगे, वास्तविक तथा भिन्न मिलेंगे। दूसरा आता है यदि लेस देन 0 आ गया तो मूल का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तीसरी बात आ जाती है 0 इक्वल टू आ गया 0 तो मूल समान होंगे, समान है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण के सवालों को हल करने के लिए जो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। d निकाल करके हम ये बताएंगे कि इसके मूल किस प्रकार के हैं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक और अलग अलग मिलेंगे, भिन्न मिलेंगे। लेस देन है तो मूल का अस्तित्व नहीं है। लेस देन है तो इसकी चर्चा जो है हम कक्षा 11, 12 में करेंगे, जिसमें इस प्रकार का सवाल यदि आते हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर के हल करते हैं। यहाँ पे हमको उसकी चर्चा नहीं करनी है इतनी। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि लेस देन अगर आ गया तो आपको लिखना है कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। d इक्वल टू 0 तो मूल समान होंगे, मतलब द्विघात समीकरण है, दो घात है, इसे समीकरण के दो हल मिलते हैं। दो हल मिलेंगे तो दोनों यहाँ पे कैसे होंगे? समान होंगे। यहाँ पे दो हल मिलेंगे तो दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ पे दो मिलेंगे, उनका अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे सवाल की चर्चा करेंगे, यहीं से करते हैं। 4.3 का पहला सवाल है, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करो। तो पहला सवाल है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूलों के अस्तित्व के बारे में चर्चा करनी है। तो हम सर्वप्रथम x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c बराबर 0 अर्थात द्विघात समीकरण के व्यापक स्वरूप से इसकी तुलना कर देंगे। व्यापक स्वरूप से जब तुलना करेंगे तो हमको a का जो मान है a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर हमको कितना मिलता है? -7 मिलता है, और c बराबर देखिए कितना मिलता है? 3 मिलता है। c बराबर हमको 3 मिलता है। ठीक,
डी निकालेंगे विवेचक, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए डी बराबर देखो बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 2 है, सी का मान 3 है, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 49 माइनस 2 3 दूनी 6 चौके 24, इसलिए डी बराबर आपका हो गया 25। देखो ये जो डी आया है 25 आया है, 25 एक धनात्मक संख्या है, इसलिए डी इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न है, तो आप लिखेंगे मूल वास्तविक तथा भिन्न है। इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, वास्तविक और भिन्न है, तो हमको क्या कहा गया कि यदि उनके मूल का अस्तित्व है तो यहाँ मूल का अस्तित्व है तो हम उससे पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करेंगे, इसलिए हम इस सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब पूर्ण वर्ग विधि से बोर्ड के एग्जाम में पूर्ण वर्ग विधि से सवाल पूछा जाता है, तो पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को किस प्रकार से हल किया जाएगा वह ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात तो ये आती है कि पहला पद और अंतिम पद दोनों पूर्ण वर्ग होने चाहिए। यदि मान लीजिए तीनों में से कोई एक, दोनों पद में से कोई एक पद पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम अंतिम पद या प्रथम पद निकाल करके पूर्ण वर्ग बना करके फिर उसको हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए दोनों में से कोई भी पद पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग होने के लिए यहाँ 2 की जगह पे 4 हो सकता था, 9 हो सकता था, 16, 25, इस प्रकार से जिसका वर्गमूल निकलता हो ऐसी संख्या होनी चाहिए थी। इसलिए चलिए हम यहाँ पे 2 से इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। सिर्फ भाग जब देंगे तो सिर्फ इसमें नहीं पूरे पद को भाग देना पड़ेगा, पूरे समीकरण को, इसलिए 7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। पहला पद पूर्ण वर्ग हो गया, अंतिम पद पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम अंतिम पद निकालेंगे। देखो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है, अंतिम पद बराबर होता है मध्यम पद का होल स्क्वायर बटे 4 गुणा प्रथम पद। मध्यम पद आपका कितना है -7x का होल स्क्वायर बटे में 2, 4 गुणा प्रथम पद। प्रथम पद कितना है भाई, आप देखेंगे x स्क्वायर है, 49 बटे में 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर कट गया तो 49 बटे कितना आना चाहिए 16। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7/2 x, अब जो हमने अंतिम पद निकाला है वो होना चाहिए था यहाँ पे 49/16, ये प्लस 3/2 ऐसा ही रहेगा, माइनस 49/16, क्योंकि नियम है जो संख्या जोड़ी जाती है वही घटाई जाएगी, ठीक है। और हमेशा याद रखो जो अंतिम पद होगा उसके पहले का जो निशान होगा वो हमेशा प्लस का होगा। तो हम ये पूर्ण वर्ग पद बन चुका है, ये आप देखोगे, देखिए ये पूर्ण वर्ग पद हो गया और ये अलग हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए x माइनस माइनस इसलिए माइनस, और 49 का वर्गमूल होता है 7, 16 का होता है 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का लसपा लेंगे तो नीचे 16 आएगा। अब इसको 16 बनाने के लिए 8 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आपका प्लस 24 माइनस 49/16 बराबर 0, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 7/4 का वर्ग, इसमें से जब ये घटेगा तो -25/16 बराबर 0, इसलिए x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर 0, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 7/4, एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b, एक बार प्लस में 5/4 लिख देंगे, और एक बार x माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर 0। तो x माइनस, देखो दोनों समान है तो -7 + 5 तो -2/4 हो जाएगा, x माइनस है तो दोनों -12/4 बराबर 0, 1/2, 4 × 12, तो x माइनस 1/2
और x माइनस 3 बराबर 0। आपका ये आ गया x बराबर 1/2 और दूसरा आ जाएगा x बराबर 3। ये कंप्लीट हो गया। तो बेटा इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें अंतिम पद जैसे फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। पहले तो आपको ये d निकाल के आपको ये बताना है कि उसके अस्तित्व है या नहीं है। यदि अस्तित्व नहीं है तो आपको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि है तो इस प्रकार से आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना रहेगा। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग इतने सवाल कवर करेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग आगे के सवालों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।